कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 8 समंकों का बिंदु रेखी प्रदर्शन पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिंदु रेखी प्रदर्शन के दोष और बिंदु रेख बनाने के सामान्य नियम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बिंदु रेखी प्रदर्शन के क्या क्या लाभ, लगभग 10 लाभों का अध्ययन किया था। चूँकि अर्थशास्त्र को तर्कशास्त्र भी कहा जाता है, इसलिए इसके दोनों पक्षों का हम लोग अध्ययन करते हैं। आज इसके कुछ दोषों का भी अध्ययन करेंगे। बिंदु रेखी प्रदर्शन में कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जैसे कि पहला, एक बिंदु रेख केवल प्रवृत्तियों और उच्चावचनों को ही दिखाता है, वास्तविक मूल्य को नहीं दिखा पाता है। दूसरा, बिंदु रेखी में प्रदर्शन में पूर्ण शुद्धता जो है वो संभव नहीं हो पाती। बिंदु रेख का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए उदाहरण के रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं। बिंदु रेखी में समंकों की कुछ ही विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, सभी विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। और चित्र द्वारा प्रदर्शन की तुलना में बिंदु रेख कम आकर्षक और कम प्रभावशाली होते हैं। सरल और बोध्यगम सभी बिंदु रेख नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इसके कुछ दोष भी हैं। और इसके बाद चित्र रेख और बिंदु रेख में कुछ अंतर भी होते हैं, उसको आप लोग कॉपी में लिख के याद भी कर लीजिएगा। आपके पेज क्रमांक 113 में दिया हुआ है। और अब हम लोग देखेंगे बिंदु रेख बनाने के सामान्य नियम, क्या क्या नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला नियम है शीर्षक। एक उपयुक्त शीर्षक दिया जाना चाहिए कि किस विषय पर आप ये बिंदु रेख बना रहे हैं, ताकि वो स्पष्ट पता चले कि इस विषय के पर ये आधारित बिंदु रेख है और उसकी विषय सामग्री का भी ज्ञान हो सके। उसके बाद दूसरा है नियम बिंदुओं का प्रांकन, इसको प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं। बिंदुओं को अंकित करते समय यह देखना चाहिए कि किन मूल्यों से संबंधित है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। प्रायः x और y दोनों के मूल्य धनात्मक होते हैं तथा वे प्रथम चरण में प्रदर्शित किए जाते हैं। स्वतंत्र चर जैसे समय, स्थान, वर्ग सीमाओं को x अक्ष पर और आश्रित चर जैसे आय, उत्पादन, आयात आदि को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इस नियम को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरा, पैमाने का चुनाव। पैमाने का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। पैमाने का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रदर्शित किए जाने वाले संपूर्ण आंकड़े बिंदु रेख पत्र में आ सकें। तो इस प्रकार से पैमाने का चुनाव करना चाहिए, न बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद चौथा है कृत्रिम आधार रेख का प्रयोग, फॉल्स बेसलाइन बोलते हैं। ये परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न में भी आता है कि कृत्रिम आधार रेखा किसको बोलते हैं। सभी बिंदु रेख कृत्रिम आधार रेखा पर नहीं बनाए जाते। जब शून्य तथा प्रारंभ होने वाली संख्या के बीच बहुत बड़ा अंतर हो, जैसे शून्य के बाद जो हमारा पहला आंकड़ा आएगा वो 200 आएगा, तो उतना लंबा गैप हम लोग नहीं छोड़ सकते। हमारे ग्राफ पेपर में या कॉपी में उतनी जगह नहीं होती है, तभी कृत्रिम रेखा का प्रयोग किया जाता है। बिंदु रेखा का निर्माण करते समय मूल बिंदु पर शून्य अंकित किया जाता है, चाहे मूल्य शून्य से कितना ही अधिक क्यों ना हो, उसी के आधार पर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। और अधिक स्थान की आवश्यकता यदि हो तो बिंदु रेख का निर्माण भी उचित ढंग से नहीं हो पाएगा, और ऐसी दशा में कृत्रिम आधार रेखा अर्थात फॉल्स बेसलाइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में दिया है, यदि चर का न्यूनतम मान 200 है तो 100 से 200 तक के दो बीच में 2 टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच दी जाती हैं समानांतर, और यही हमारी आधार रेखा होगी। अर्थात जहाँ से आधार रेखा प्रारंभ होगी वह मूल्य 200 प्रदर्शित करेगा। उसके बाद है रेखा खींचना। स्वतंत्र और आश्रित चरों के मूल्यों से संबंधित बिंदुओं को बिंदु रेख पत्र पर अंकित करने के बाद उन्हें एक सीधी रेखा द्वारा परस्पर मिलाना आवश्यक है। अर्थात 2 बिंदु को हम खींच देते हैं, उसको मिलाना बहुत आवश्यक है, जिससे एक ऐसी रेखा अंकित हो जाए जो अनेक बिंदुओं से मिली हो। तो ये रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, सरल रेखा, बिंदु रेखा और टूटी हुई रेखा। छठवां नियम है संकेत।
पैमाने बताने के लिए संकेत हमेशा ऊपर में दाहिनी ओर दे देना चाहिए और विभिन्न रेखाओं के अर्थ भी संकेत में देना चाहिए। सातवां है उपशीर्षक, अर्थात एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में जो उपशीर्षक लिखा जाता है उसको भी हमको लिखना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक संभव हो आंकड़ों के प्राप्ति स्थान तथा आवश्यक टिप्पणी नीचे दे देनी चाहिए ताकि उसकी शुद्धता की जांच की जा सके, ये पता चल सके कि आंकड़ों के स्रोत क्या है, कहाँ से ये आंकड़े हमको प्राप्त हुए हैं। और नौवां है सारणियों द्वारा प्रदर्शन। बिंदु रेखा चित्र के पास ही पास में आंकड़ों की सारणी भी दे देनी चाहिए ताकि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वो उसका विस्तृत अध्ययन कर सकता है या उसकी शुद्धता की जांच कर सकता है। तो ये देखे हम लोगों ने आज बिंदु रेखा चित्र बनाने के नियम। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिंदु रेखा चित्र के क्या क्या प्रकार होते हैं और उसके प्रकारों का हम लोग अध्ययन करेंगे।